स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। मैं पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस थे, एडिशनल एक्सरसाइजेस भी थी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 35 meters per second. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meters per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? ये relative का क्वेश्चन नहीं है, ये रिजल्टेंट का क्वेश्चन है। रिलेटिव कब लगता है? जब ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, मैं रुका हूं, बारिश आ रही है, हवा चलने लगी, तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनके पास वर्टिकल स्पीड के साथ एक एडिशनल स्पीड आ गई, हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ? रिजल्टेंट का। जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी ऑफ रेन होगी उस डायरेक्शन में उसको क्या करना पड़ेगा? अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करोगे? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड। ये मैंने बनाया वर्टिकल, ये नॉर्थ नहीं है, और विंड कहां फ्लो कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट। इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, मतलब पीछे होगा नॉर्थ, आगे होगा साउथ। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पहली चीज, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 35 मीटर्स पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई इस तरफ। वेलोसिटी ऑफ विंड ये हुआ 12 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट। नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ट्राइंगल लॉ यूज होगा। नेट वेलोसिटी के लिए क्या यूज करोगे? ट्राइंगल लॉ। दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस। सो नेट वेलोसिटी हो गई अंडर रूट ऑफ रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। ये रिलेटिव नहीं है, रिजल्टेंट है। अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे, मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात? अब आपको ये नहीं निकालना, आपको सिर्फ निकालना है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए जब भी आपको अंब्रेला वगैरह के क्वेश्चंस हो, डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ निकलती है। मैं छतरी पकड़ी, मेरे को बोला 30 डिग्री पे करो, तो मैं वर्टिकल के साथ 30 पे करूंगा ना। तो एंगल किसके साथ निकलेगा? वर्टिकल के साथ निकलेगा। सो वर्टिकल के साथ ये एंगल हुआ थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। ऑल्टरनेट tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई? tan थीटा हुआ 12/35। सो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35। यहां तक क्लियर? ये आंसर हो गया। ठीक, अगर इतना लिखते हो आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं करी। आप बोलोगे देयरफॉर, मैन बोला, बॉय बोला, क्या है? नहीं, जो बोला वो लिखेंगे ना। बॉय विल होल्ड अम्ब्रेला एट tan इनवर्स 12/35 विद वर्टिकल कहां पे? किस तरफ? टूवर्ड्स ईस्ट। ये ना लिखने के नंबर कटेंगे। अंब्रेला पकड़ेगा ऐसे, इस तरफ अंब्रेला पकड़ेगा विद वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। कितने एंगल पे? वो आपने निकाल लिया। ये प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन देम। क्या करना है? रिजल्टेंट वाली डेरिवेशन करनी है ट्राइंगल लॉ से। सो इफ two vectors are represented as two adjacent sides of triangle, then resultant is given by ट्राइंगल लॉ। लॉ मत लिखना,
दिस दिस। पहला कितना बोला ए, दूसरा बोला बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। रिजल्टेंट क्या हो गया? ये हो गया रिजल्टेंट। मान लिया रिजल्टेंट एंगल बना रहा है फाइ, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी बोला और डायरेक्शन भी बोली है। परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिए, नाम ले लीजिए ओ पी क्यू एम। याद है डेरिवेशन? क्या बोलते थे इसको? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। काम आती है, एग्जाम में काफी आती है। पी क्यू अपॉन पी एम अपॉन पी क्यू, ये हुआ कॉस थीटा। तो पी एम किसके बराबर आ गया? पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू का मतलब कितना हुआ? बी। तो पी एम किसके बराबर आ गया? बी कॉस थीटा। इसी तरह से क्यू एम अपॉन पी क्यू कितना हुआ? साइन थीटा। सो क्यू एम कितना हुआ? बी साइन थीटा, राइट। अब कौन सा ट्राइंगल लेते हो? बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, हाइपोटेन्यूज पी क्यू का स्क्वायर इज ओ एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। पी क्यू हो गया रिजल्टेंट, ओ एम कितना हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा, एम क्यू क्या हो गया? बी साइन थीटा। स्क्वायरिंग करो, रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। इन दोनों का सम बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो रिजल्टेंट कितना आया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें नो प्रॉब्लम, ये तो आता है ना सबको। इसी तरह tan फाइ ये कितना हुआ? बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में QM अपॉन OM, ये हो गया B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया tan फाइ। समझ में आ गई बात? आती है डेरिवेशन। तो ये क्वेश्चन एज अ डेरिवेशन दिया हुआ था, डेरिवेशन एज अ क्वेश्चन दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। A motorboat is racing towards north at 25 kilometers per hour and a water current in that region is 10 kilometers per hour in the direction 60 degree east of south. Find the resultant velocity. डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालना है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। A motorboat is racing towards north, नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी हो गई 25, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मोटरबोट। कितनी वैल्यू दी है? 25 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बोला एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये हो गया 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसकी स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये 60 है तो ये 30 हुआ और ये 90। टोटल एंगल कितना हुआ? 120। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 100 माइनस 250। माइनस हाफ डालूंगा, 2 कट गया, माइनस 250 कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 600 में से 725 में से 225 माइनस हुए 5, 475 रूट 475 किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफाई हो सकता है। ये हुआ रिजल्टेंट स्पीड। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आपको डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आप इसको एंगल ले लो फाइ। मैंने जान के इसको लिया, मैंने इसके साथ नहीं लिया, क्योंकि जब इसके साथ लूंगा तो मैं सीधा बोल सकता हूं नॉर्थ के साथ इतना एंगल। अगर रिवर फ्लो के साथ एंगल निकालता हूं तो फिर मुझे ये एंगल माइनस करना पड़ेगा, फिर बोलूंगा ईस्ट के साथ इतना एंगल। सो बेटर रहेगा नॉर्थ के साथ। अभी जो फॉर्मूला निकाला बी साइन अपॉन ए प्लस बी कॉस, उसमें एंगल किसके साथ होता है? ए के साथ।
तो एंगल ए के साथ होता है, तो tan phi का फॉर्मूला कितना हो गया, b sin a के साथ एंगल है, हमने phi इसके साथ लिया तो a हो गया 25, b हो गया 10, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। साइन 120 कितना होता है, √3/2, कितना बनाइए 5√3। cos 120 कितना होता है, -½ डालूंगा तो -5, ये हुआ 20, या √3/4, तो 5 हो गया tan इनवर्स √3/4, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी is at an angle tan inverse √3/4 east of north। इतना एंगल ईस्ट किससे, नॉर्थ से, तो इतना एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ये क्लियर है सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक, आप सबको क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर। ये पोजिशन वेक्टर दिया है, एनसीईआरटी में जो बोल्ड बनाया होता है ये वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t i कैप, सो 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters, मतलब सब ऐसा यूनिट में। vt and at, वेलोसिटी at any moment, ये हो जाएगा रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन dr/dt, डिफरेंशिएट कर दो, 3t का डेरिवेटिव हो गया 3, t स्क्वायर का 2t, तो ये हो गया 4t j कैप, और 5 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा dv/dt, डिफरेंशिएट कीजिए 3i कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, 4t का 4, ये आ गया 4j कैप। गॉट इट? बी पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बी पार्ट, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 3i प्लस 4t j कैप, सो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा यूनिट था। मैग्नीट्यूड में कितना हुआ, मीटर्स पर सेकेंड, और ai प्लस bj अगर वेक्टर होता है तो उसका एंगल कितना होता है, tan थीटा, b/a, किसके साथ एंगल होता है वो, x एक्सिस के साथ, सो एंगल विद x एक्सिस कितना हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 विद x एक्सिस, थीटा जो होगा वो गया tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 कितना होता है 53 डिग्री, देयरफॉर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन 53.1 होता है वैसे, ऑफ 53 डिग्री विद y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस एंगल, हाँ x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर है बेटा? कौन कौन से फॉर्मूला थे वो 37 और 53 वाले, साइन 37 या कॉस 53, ये होता है 3/5, कॉस 37 या साइन 53, ये होता है 4/5, डिवाइड करके हमने tan वैन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिपीट लग गया क्या, फोर्थ नहीं, सिमिलर है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5th, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, मतलब पहली लाइन से पता लगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज 0, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 5.0 i कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 5i कैप, 5 अलोंग x एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स
which produces a constant acceleration of this. So acceleration of 2 dimensions में acceleration दिया है 3i cap plus 2j cap. क्या बोला? What is the y coordinate of the particle at an instant and its x coordinate is 84. Data separation कीजिए. x axis y axis के along motion 2 dimensional motion है. डाटा सेपरेट. आपको याद होगा बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप ओवरऑल कभी नहीं लगाते. एक्स एक्सिस में अलग चलता है, वाई में अलग चलता है, याद है? सो इसमें आपको क्या दे दिया? u अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 5, u अलोंग y एक्सिस कितना है 0, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है 3, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है 2. ये दो डाटा गिवन है. आपको क्या निकालना है? आपको x कोऑर्डिनेट दिया है 84, उस वक्त y कोऑर्डिनेट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट है 84, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हो गई 84 माइनस 0. क्यों? ये पोजीशन है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. स्टार्ट वो कहां से हो रहा है? ओरिजिन से. तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 84, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 84. डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालना है. टाइम निकालो. s इज इक्वल टू यू, जो भी इक्वेशन होगी इसमें अलग लगेगी, इसमें अलग. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर. sx कितना? 84. ux कितना? 5 टाइम t प्लस हाफ 3t स्क्वायर. ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0. क्या क्या फैक्टर्स बने? फैक्टर्स बनाओ. एक तो बन गया 3, 168 का हुआ 2, 2 करूंगा 84, फिर 2 42, फिर 2 21, फिर 3 और 7. 2 to the 4 to the 8, 8 3 is 24, 24 और ये हुआ 21 नहीं, 24 और 21 नहीं. कितना होगा? 7 21, 21 दूनी 42, 42 और 8 नहीं, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 36. कोई फैक्टर्स बन रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट से कर लो. पॉइंट्स में क्योंकि पता नहीं ना, हो सकता पॉइंट्स में आंसर हो. डिस्क्रिमिनेंट करो. बी स्क्वायर माइनस 4ac, so 100 plus 168 into 12, 3 6 8 9 10 11 6 7 9 10 2016 2116. परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता 2116 या होता है? 4 16 516. हाँ है, परफेक्ट स्क्वायर है 46 का, तो यानी बन जाते फैक्टर. कोई बात नहीं. रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हो गया 46, तो t कितना आया? माइनस b प्लस माइनस 46 अपॉन 2a. 2a माने 6. सो ये आ गया, प्लस लेंगे 46 माइनस 10, 36 बाई 6, 6. t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स. तो मतलब एक 6 बनता, बाकी दूसरा. चलो ठीक है, यहां तक क्लियर. 18 बनता है एक फैक्टर और दूसरा बनता. चलो t इक्वल टू 6 सेकेंड्स आ गया. अब आपको जो x कोऑर्डिनेट निकालना है वो y कोऑर्डिनेट किस पे निकालना है? 6 सेकेंड्स में. सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर. uy कितना? 0, ay कितना? 2, t स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर. आंसर आ गया 36 मीटर्स. सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो गई 36 मीटर्स. क्या ये क्लियर है? ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? स्पीड निकालना है. क्या करोगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80. दोनों में अलग अलग, x में अलग और y में अलग. vx निकालोगे, vx होगा ux प्लस axt. ux कितना? 5, ax कितना? 3, टाइम कितना? 6. 6 या 18, 18 प्लस 5 23 मीटर्स पर सेकेंड. और v अलोंग y एक्सिस uy प्लस ay t. uy कितना? 0,
ए वाई कितना 2, टाइम कितना 6, ये आ गया 12। तो नेट वेलोसिटी कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्पीड बोला खत्म हो गया क्वेश्चन, वेलोसिटी बोला होता तो एंगल भी निकालते। क्लियर सबको? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ओवरऑल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप, 6 सेकेंड्स पे। लॉजिकली क्लियर? याद है 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट, rain is falling vertically with a speed of 35 meters per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meters per second in east to west direction. In which direction she should hold her umbrella? ये किसका क्वेश्चन हो गया? relative, क्योंकि यहां ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो ये वर्टिकल बना लिया, ये वर्टिकल, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, कितनी दी हुई है 35 मीटर्स पर सेकेंड। Woman rides a bicycle with a speed of 12 meters per second in east to west, east to west. ये हो गया velocity of woman। आपको निकालना है velocity of rain with respect to woman। with respect to woman क्यों निकालना है? क्योंकि देख कौन रहा है? woman देख रहा है। so velocity of rain as seen by woman, मतलब velocity of rain with respect to woman। ये कितना हुआ? ये हुआ velocity of rain minus velocity of woman, right? सो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे ही रहने दो, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन इस तरफ हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये VRW हुआ, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, ये हो गया VRW। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई यहां तक बात? अब मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है। सो अब आप क्या करोगे? यहां वर्टिकल बनाओ, मान लिया ये एंगल है फाई, ये भी एंगल हुआ फाई, tan फाई कितना हुआ? tan फाई हुआ, ये कितनी वैल्यू है 12, मैग्नीट्यूड 12/35, तो फाई हो गया tan इनवर्स 12/35। तो आप बोलोगे देयरफॉर she should hold her umbrella at tan inverse 12/35 with vertical towards west, वर्टिकल से वेस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई सबको? याद आ गया? नेक्स्ट, Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts, the ranges are equal. Prove. थीटा 1 ले लो 45 प्लस थीटा, थीटा 2 ले लो 45 माइनस थीटा। क्या बोला देखो? Galileo in his book Two New Sciences, for elevations which exceed or fall short by 45 से जितना आगे 45 से उतना ही पीछे, तो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए रेंज इक्वल है। तो पहले केस में रेंज कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाई जी, मतलब यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। साइन 90 प्लस एंगल कितना होता है? कॉस एंगल, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी, रख लीजिए। इसी तरह से सेकंड निकालिए, सेकंड केस में रेंज यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा बाई जी, कितना हुआ? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 90 माइनस एंगल कितना होता है? कॉस एंगल, ये हो गया यू स्क्वायर cos 2 theta by g, नंबर 2। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बराबर आ रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 r1 is equal to r2। यही प्रूव करना था, समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally.
490 मीटर्स अबव द ग्राउंड वो खड़ा है, और स्टोन को कहां थ्रो किया उसने? हॉरिजॉन्टली। स्टोन को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, स्टोन को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। 15 मीटर्स पर सेकेंड से स्टोन को थ्रो किया। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। दो तरह से सोच सकते हो इसको। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताए हुए हैं, यू रूट 2h/g वगैरह निकालने के लिए। रूट 2h/g किसका हो जाता है? सीधा टाइम का निकल जाता है। वेलोसिटी के लिए vx vy निकालो, रिजल्टेंट निकाल दो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मोशंस हैं। राइट हैंड साइड को मैंने ले लिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड ले लिया पॉजिटिव। u अलोंग x एक्सिस हो गया 15 मीटर्स पर सेकेंड, u अलोंग y एक्सिस कितना है? 0। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो u अलोंग x एक्सिस कितना हुआ? 15 मीटर्स पर सेकेंड। u अलोंग y एक्सिस कितना है? 0। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0। ग्रेविटी वर्टिकली लग रहा है। एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल इज ग्रेविटी। ग्रेविटी बोला है 9.8 लेने को, तो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस पता है 490 मीटर डाउनवर्ड है, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। टाइम t वर्टिकल वाले से आप वो निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ 9.8 t स्क्वायर। या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। sy कितना? 490, uy 0, हाफ ay 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सो ये हुआ टी स्क्वायर इक्वल टू 980 बाई 9.8, दैट इज 100। तो टी आ गया 10 सेकेंड्स। सो टाइम कितना हुआ? 10 सेकेंड्स। क्लियर? स्पीड निकालना है तो क्या करोगे? vx और vy निकालोगे। v अलोंग x एक्सिस, जब वो फॉल करेगा तो vx और vy दोनों होंगे उसके पास। vx के लिए ux प्लस axt, ux कितना है? 15, ax कितना? 0, तो vx हो गया 15। vy इज uy प्लस ayt, uy 0, ay 9.8 टाइम 10, तो vy हो गया 98। तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। एंगल निकालना नहीं, क्योंकि स्पीड बोला है विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी नहीं बोला। वेलोसिटी बोला होता तो आप एंगल भी निकालते। एंगल कैसे निकालते हो? tan phi होता है vy बाय vx, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। क्लियर सबको? याद आ गए सारी चीजें? यहां तक आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है? अ क्रिकेट बॉल is thrown at a speed of 28 meters per second in the direction 30 degree above the horizontal। एक क्रिकेट बॉल को आपने थ्रो किया with a velocity of 28 meters per second 30 degrees पे above the horizontal। Calculate the maximum height, time taken by the ball to return the same level, distance up to which the thrower from the point where the ball returns the same level। तो तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, डायरेक्ट फॉर्मूला, नथिंग एल्स। सो u स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, g की वैल्यू 9.8। ठीक, कटिंग पटिंग करो। ये हुआ 14, ये हुआ 14, ये हुआ 7। सो 14 इंटू 7 अपॉन 98 इंटू 10, ऊपर आ गया 10, 7 और ये कटा 7 इंटू 14, 14 कट गया, आ गया 10 मीटर्स। सो मैक्सिमम हाइट आ गई 10 मीटर। पहला पार्ट क्लियर। सेकंड में बोला टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। सो 2 इंटू यू की वैल्यू 28, साइन थीटा हाफ, जी की वैल्यू 98 बाई 10। 2 से 2 कटा 28, ये 14 2 जा, ये 14 7 जा, 20 बाई 7 सेकेंड्स आंसर आ गया।
ठीक है। थर्ड, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर, डिस्टेंस कब वो वापस आएगा, तो आपको निकालना है रेंज। तो रेंज फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब 28 इंटू 28 साइन 30 साइन 60, दैट इज √3/2। जी की वैल्यू 98/10। 2 ये 14, 14 और ये 7, 7 और ये 4, आंसर आ गया 40√3 मीटर्स। क्लियर, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एन इंसेक्ट, एक कीड़ा, रेंगता हुआ कीड़ा, ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडिली एंड कंप्लीट्स 7 revolutions in 100 seconds. So 7 revolution, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। तो 7 रेवोल्यूशंस में कितना हुआ, 14 पाई। सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 इंटू 2 पाई, यह आ गया 14 पाई रेडियंस। टाइम कितना है, 100 सेकेंड्स, टाइम है 100 सेकेंड्स। निकालना क्या है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना हो जाता है, ओमेगा हो जाता है थीटा बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 14 पाई बाय 100, आंसर कितना आया 7 पाई बाय 50 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया एंगुलर स्पीड। आगे क्या बोला, लीनियर स्पीड, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सो 12 बाय 100 इंटू 7 पाई बाय 50 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेशन हो जाएगी। बी पार्ट, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन will have same magnitude but always radially inwards। कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। therefore overall acceleration varies। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर, याद है ना, वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर, आपकी चॉइस। रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर था ना, 12 ओमेगा 7 पाई बाय 50, इसका स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन हो जाएगी। सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में निकाल लो 12 लेके, तब भी चलेगा। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा, यहां तक आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चंस? ठीक है, इन तक कोई आपने दोबारा पूछना है तो प्लीज बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं इसके स्टार्टिंग के, और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। पहला, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। सबसे पहला वॉल्यूम, बताइए क्या है, स्केलर, डायरेक्शन नहीं होती वॉल्यूम की। दूसरा मास, अगेन स्केलर। तीसरा स्पीड, अगेन स्केलर। इसके बाद एक्सेलरेशन, वेक्टर। इसके बाद डेंसिटी, स्केलर। देन नंबर ऑफ मोल्स, स्केलर। देन वेलोसिटी, वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बताइए, स्केलर, ओ वेक्टर, सॉरी, डायरेक्शन होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा वेक्टर होता है ये, एक्सिस शो करता है, ऊपर की तरफ है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज,
इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट, इसका मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ ले रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप लोगे स्केलर, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फिर ले रहे होगे आप, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। फोर्स वेक्टर होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है, वर्क स्केलर होता है, करंट स्केलर होता है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। बाकी कई चीजें ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये 12th पे आएंगी। आ जाते हैं थर्ड पे। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द लिस्ट। बताइए, टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर स्केलर। इंपल्स, इंपल्स वेक्टर। टाइम स्केलर। पावर, पावर वेक्टर, पावर वेक्टर। सोच ले, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, डॉट का मतलब क्या हुआ? स्केलर। वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब स्केलर्स होते हैं। टोटल पाथ लेंथ स्केलर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर। ओहो, सिर्फ वेक्टर लिखने थे, उल्टे लिख दिए मैंने। ओनली वेक्टर। इंपल्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर, चार्ज स्केलर, ठीक है। फोर्थ देखिए, आपको बोल रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। फर्स्ट पार्ट, एडिंग एनी टू स्केलर्स। कोई भी दो स्केलर्स, दो स्केलर कोई भी दो ऐड तभी होंगे जब उनका डायमेंशन से, वो भाई ध्यान रखना इसको। सो टू स्केलर्स, ये हो गया नॉन मीनिंगफुल, नॉन लिख देता हूं, बिकॉज ओनली those scalars can be added which have same dimensions. B part, adding a scalar to a vector, adding a scalar to a vector of same dimensions. No, ये भी नो, स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते। स्केलर cannot be added to vector. C, multiplying any vector by any scalar. Yes, ये मीनिंगफुल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड and direction remains same. D part, multiplying any two scalars, multiplying any two scalars, multiply हो सकता है any two scalars, कोई भी दो स्केलर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लीकेशन में डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। E, adding any two vectors, no, dimension must be same. Or adding a component of a vector to the same vector, adding a component of a vector to the same vector, adding a component of a vector, उसकी डायमेंशन सेम ही होगी, तो एडिशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है। मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो,
डायरेक्शन कुछ भी हो, तो इसका होगा यस, दे कैन बी एडेड। ठीक है, क्लियर है? आई गेस एनसीईआरटी में ई नहीं दिया, एफ नहीं दिया ना, बट ये होगा। देखो लॉजिकली देखें तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू सेम वेक्टर, ये ऑपरेशन इज परमिसिबल, ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन तो हो सकता है, बट इसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं बनेगा। मैंने जैसे बोला एक मेरी वेलोसिटी है 2i+3j, उसमें मैं मेरा एक एक्स कंपोनेंट में ऐड कर दूं, उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो ऑपरेशन तो परमिसिबल है बट इलॉजिकल। तो अब इसको परमिसिबल बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग आपके स्कूल में क्या बोलते हैं। ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर सबको? फिफ्थ सिक्स्थ आपको पहले करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए दूंगा टाइम, हिंट दे देता हूं अभी पहले ये कर लेते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। बताइए जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सोच लो, दोबारा सोच लो एक बार। बताइए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ट्रू वैल्यू है सिर्फ, तो ए पार्ट होगा ट्रू बिकॉज इट represents value only. B, each component of vector is always a scalar. component की बात की है, each component is a vector, तो B पार्ट ये हो गया false because every component is in a particular direction. किसी ना किसी डायरेक्शन में होता है हर कंपोनेंट। ठीक है। सी, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। पाथ लेंथ डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू गेट सी। डी, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल is either greater or equal to the magnitude of average velocity of particle over the same time interval. बताइए, average speed, total distance traveled upon total time taken. Distance is always greater than displacement, तो distance बड़ा है displacement से, तो average speed is always be greater than average velocity. यही बोला है उसने, average speed is either greater or equal, तो D हो गया true because distance is greater than displacement या equal to, therefore distance upon time is greater than equal to displacement upon time, therefore average speed is greater than equal to average velocity. क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? आ जाते हैं ई पार्ट। E part, three vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. Three vectors which lie in a plane may add up to give a null vector because they have to form a closed loop, right? So if the vectors are not coplanar, then नहीं हो सकता। एक इधर है, एक इधर है, एक कहीं और हो गया, तो वो वापस नहीं आएगा, तो वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा। तो E कैन नॉट बोला ना, नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन कैन नेवर, ये भी हो गया ट्रू बिकॉज थ्री वेक्टर्स फॉर थ्री वेक्टर्स टू एड अप to give null vector, they must form closed loop and hence must be coplanar.
समझ में आई सबको बात? ये हो गया क्वेश्चन 5। आ जाते हैं 6 पे। 6th क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो सोचने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिए। इसका एक पार्ट मैं करता हूं, फिर एक आप करना, फिर एक मैं करूंगा, फिर एक आप करना। दिमाग लगाते हैं साथ साथ। आ जाते हैं 6th पे, ध्यान दीजिए कैसे करना है। आंसर 6th, इसका ए पार्ट पहले कह रहा है एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, हम मैथमेटिकली करते हैं, बेटर रहेगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमें शो करना है। कैसे शो करें? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b से। जरा ध्यान देना, ये एक ट्राइंगल मान लो, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये कौन सा हो गया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस और नो? a प्लस b का मैग्नीट्यूड हुआ ये। अब आप मुझे बताओ, इन एनी ट्राइंगल, any side is always less than or equal to कब होगा? कोलिनियर में। then less than or equal to the sum of other two sides। पता है ना ये आपको? अगर इक्वल हो जाएगा तो कैसा होगा? एक ऐसे, तीसरा ऐसे। सो ये होता है। अब ये फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल में क्या हुआ? देयरफॉर इसको नाम दे देते हैं, PQR दे देते हैं। देयरफॉर PR इज लेस देन और इक्वल टू PQ प्लस QR। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। खत्म होगी कहानी। समझ में आई कैसे लिखना है, अप्रोच कैसे होनी है? अच्छा, इसका B पार्ट, इसका B पार्ट क्या करेंगे? क्या उल्टा? नहीं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। फिर से ट्राइंगल सोचो। अब B की जगह माइनस B ले लो। अच्छा, वैसे बोल रहा था, बट नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। अब आपको डिफरेंस शो करना है, अब आपको डिफरेंस शो करना है। B पार्ट देखो, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर। या फिर चलो यही रहने दो, कोई बात नहीं, इसी पे आ जाते हैं, इसी में ही आ जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, लेंथ वाइज अगर मैं बात करूं, तो PQ प्लस QR, PQ प्लस QR छोटा बड़ा है किससे? PR से। मतलब PR माइनस RQ इनइक्वालिटी में डिफरेंस हो जाएगा किसके? PQ के। ये अगर मैं रीअरेंज करूं तो, सबट्रैक्ट करूं तो लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। उससे इस फॉर्मेट में बनाना है। मतलब अब आप A प्लस बी इसको मत बनाओ, इसको कुछ और लो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, डिफरेंस की फॉर्म में। अभी हमने किसकी फॉर्म में लिखा है? सम की फॉर्म में लिखा है। अब हमें डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। क्या दिमाग लगा सकते हो? देखो मैं लगवाता हूं, तीसरा में तुम करना। ए वेक्टर, इसी ट्राइंगल में मेरे पास ये था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आर वेक्टर के बराबर था। ये इसको मैंने, अब एक काम करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर लो,
इसको बी वेक्टर लो। अब देखो, और इसको मैंने सी वेक्टर ले लिया। इसको मैंने यहां पे मैंने सी वेक्टर मान लिया। अभी डायरेक्शन बना देता हूं, इसका ए का भी डायरेक्शन बदल दो। रिजल्टेंट ही चाहिए था ना, प्लस वाला चाहिए था ना। अब मुझे बताओ ए प्लस बी, दिस प्लस दिस किसके बराबर? नीचे या ऊपर? ऊपर। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, स्टार्टिंग टू एंडिंग जाना होता है ना। नाम दो पी क्यू आर। अब ये जो सी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से अब मेरे को चाहिए क्या? ए प्लस बी वेक्टर, ए का मॉड और बी के मॉड से डिफरेंस उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। लगा सकते हो दिमाग? अब लगाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। इजी है? नहीं हुआ? सामने देखो, कोई बात, लिखते हैं इसको, ध्यान देना। दोबारा देखो, यही ट्राइंगल था, इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, एरो बाद में बना लेंगे डायरेक्शंस को देखते हुए। क्या दिया था? पी क्यू आर। मेरे पास था, सपोज मैंने लिखा पी आर लेस देन और इक्वल टू, पी आर लेस देन और इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम चीज लिखी है मैंने। अब मुझे चाहिए क्या? देखो, अब मुझे डिफरेंस चाहिए, तो एक को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर माइनस क्यू आर। यस और नो? पी क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, पी क्यू उधर रखा, बाकी दोनों को इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी आर और इनको वेक्टर फॉर्म में अब लिखो। बेटा पी क्यू तो ग्रेटर वाली साइड पे था ना, पी क्यू को मैंने इधर लिख लिया, तो पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हो, मना तो नहीं है। अब ध्यान देना, पी आर, पी क्यू और इन सबको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है। अब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप पी प्लस पी क्यू को क्या बनाना है? रिजल्टेंट बनाना है। पी क्यू को रिजल्टेंट बनाना है। सपोज मैंने पी क्यू को ये ले लिया, अब ये किसका रिजल्टेंट होगा? दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, तो इसको मैं ए वेक्टर ले लेता हूं, इसको मैं बी वेक्टर ले लेता हूं। दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस हो गया। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ये रिजल्टेंट हो गया, यानी ए प्लस बी। पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? पी क्यू का मैग्नीट्यूड हो गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। पी आर कितना हो गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मॉड लेंथ लेना है। आई बात समझ? अप्रोच क्लियर है? अच्छा, तीसरा बताओ कैसे होगा? सी पार्ट बताओ। अब आपको एडिशन की जगह क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। आ जाओ सामने, अगले पेज पे देखो, लिखने का टाइम दूंगा बेटा इसको। सी पार्ट आपको पूर्ण करना है। ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस बी, सामने ध्यान दो, ए माइनस बी, ए नहीं, पहले वही ट्राइंगल बना लेते। ए वेक्टर, बी वेक्टर, या वही पी क्यू आर लेते हैं, छोड़ो, पी क्यू आर, ये 3 लिए। हमें चाहिए क्या? देखो, हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए में आप क्या जोड़ोगे? नेगेटिव ऑफ बी, यही जोड़ोगे ना? थॉट प्रोसेस दिखा रहा हूं सिर्फ। ए में नेगेटिव ऑफ बी। अब कोई भी साइड ले लो, बताओ किसका दो का सम तीसरे से छोटा, तीसरे से बड़ा, वो कैसे लूप? कोई भी ले लो, कौन सा लूप बोलो? पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, पी आर लेस देन और इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। मानते हो? अब हमें पी आर को किसी तरह से क्या चाहिए? ए माइनस बी बनाना है। पी आर को क्या बनाना है? ए माइनस बी। पी आर को क्या बनाना है? पी आर को मेरे को क्या बनाना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, तो इसको ए वेक्टर ले लो और इसको बी वेक्टर ले लो। दिस बी वेक्टर है, ऊपर क्या हो गया, माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर क्या हो गया, माइनस बी। मैंने पी क्यू को क्या मान लिया, ए वेक्टर, आर क्यू को क्या मान लिया, बी वेक्टर, तो क्यू आर कितना हो गया, माइनस बी वेक्टर। तो पी क्यू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मानते हो बेटा, अप्रोच समझ में आई लिखने की। अब पी आर कितना हो गया, पी आर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, लेस देन इक्वल टू पी क्यू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्लस क्यू आर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होते हैं, खत्म, यही प्रूव करना था। लिखने का तरीका समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं, इसका डी पार्ट, प्लीज इसको लिख लीजिएगा अभी, पहले मैं कंप्लीट कर दूं फिर आप लिख लीजिएगा, और कोशिश करना अपने हाथ से लिखने की, अपने खुद बिना देखे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर से वही ट्राइंगल बना लो, पहले पी क्यू आर लो, आर क्यू या पी आर इज लेस देन इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब चाहिए डिफरेंस, अब चाहिए डिफरेंस। एक को इधर ले जाओ, तो पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। मानते हो, अगर मॉड लूंगा तो दोनों साइड मॉड हो गया। मानते हो यहां तक। पी क्यू का मॉड कितना हुआ, जरा ध्यान दो, ये a माइनस बी, ए का मॉड बी का मॉड, डिफरेंस करना है। पी क्यू में क्या बनाना है, a माइनस बी, पी क्यू में क्या बनाना है, a माइनस बी, पी क्यू हमें क्या बनाना है, पी क्यू में बनाना है a माइनस बी। तो a में नेगेटिव ऑफ b जोड़ना पड़ेगा, तो ये ले लो a, पी आर ले लिया मैंने a, और नेगेटिव ऑफ b जोड़ना है, दिस प्लस दिस, तो ये नेगेटिव ऑफ b है, तो क्यू आर कितना ले लोगे, b, तो आर क्यू कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ बी। सो आपके पास पी आर कितना, पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया पी आर प्लस आर क्यू, मतलब ए माइनस बी। वैल्यू डाल दो, ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ पी आर की वैल्यू, मॉड ऑफ ए, आर क्यू आर की वैल्यू, मॉड ऑफ बी। यही प्रूव करना था। लिखने का तरीका समझ में आया, ऑनलाइन सबको लिखने का तरीका क्लियर है बेटा? यस सर। प्लीज अपने हाथ से लिखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ऐड किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए प्लस बी, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी नल वेक्टर। होगा नहीं, इनका सम 0 है तो ये साइक्लिक ऑर्डर में बंद हो सकते हैं। मस्ट बोला है, मतलब ये कंडीशन नेसेसरी हो गई, तो ये गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, बिल्कुल सही। क्यों? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर बोला है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका हुआ नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज सी प्लस डी। क्या ये क्लियर है? तो बी होगा ऑप्शन ए की। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी। बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी greater than the sum of magnitudes of B, C and D. Magnitude of, दोबारा सोच, magnitude of A can never be greater than the sum of magnitudes of B, C and D. True होगा false होगा? True होगा। ध्यान दो,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बड़ा हो सकता है क्या बीसीडी के मैग्नीट्यूड से? अगर मैं बीसीडी तीनों को सेम डायरेक्शन में भी ले लेता हूं तो इसका सम इससे मैक्सिमम बराबर होगा। उल्टा अगर करें तो बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा तो हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी, सी एंड डी। क्लियर? ए का मैग्नीट्यूड बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? अगर बड़ा हुआ तो आप खुद सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीसीडी सेम डायरेक्शन में होंगे और ए उससे उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो इक्वल हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो सकता ना। बड़ा होगा तो रिजल्टेंट जीरो आएगा ही नहीं। लूप बनाना ना। नेक्स्ट, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, तो ए और डी को इधर मान लो। ये ए है, ये डी है, ये ए है, ये डी है, ए है और डी है, और आपको सम जीरो चाहिए, ए और डी सम जीरो चाहिए, तो जो तीसरा होगा वो इसी प्लेन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ए और डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी। तो ए डी एंड बी प्लस सी मस्ट लाई इन सेम प्लेन। मानते हो बेटा? सो क्या बोला? बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन इफ ऑफ ए एंड डी, इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, एंड इफ ए एंड डी, इफ एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। तो ए और डी अगर कोलिनियर है तो बी प्लस सी इसी लाइन में होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन। ये तीनों ठीक है, ऊपर वाला गलत है। ठीक, आ जाते हैं 8th पे। 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meters start from point P on the edge of the ground and reach Q diametrically opposite to P following different paths. What is the magnitude of displacement of each? कितना है? 200 मीटर है। 200 कहां दिखा था मेरे को? ये रेडियस 200 है, डायमीटर कितना हो गया? 400। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबके लिए कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 400 इक्वल टू डायमीटर, पाथ कोई भी हो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच? फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ फॉर बी? ठीक है, नेक्स्ट 9th का क्वेश्चन था। 9th, a cyclist starts from center O of a circular park of radius 1 kilometer, रेडियस दिया है 1 किलोमीटर, O से स्टार्ट हुआ, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to center along QO as shown in figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement, average velocity, average speed? अब ये P to Q ऐसे गया या ऐसे गया है? बुक में देखना, बड़ा वाला ऐसा ही होगा, वो तो दिख रहा है, बट पता नहीं होता ना, उल्टा ना हो। हम ये लेके कर लेते हैं। सो पहला पार्ट बात करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, वो भी क्या हो जाएगी? 0। एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी क्या हो गया? 0। तीसरा एवरेज स्पीड, तो अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस हो गया, एंगल दिया नहीं हुआ, दिख रहा है 90। ये हो गया रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर। सो 1 प्लस पाई आर बाई 2 पाई आर का 1/4 प्लस 1, सो 2 प्लस पाई बाई 2 टाइम्स 1, सो 2 प्लस 3.14 by 2, so 2 plus 1.57, so 3.57 kilometers ये डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3.57 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 1/6 आवर्स, सो 3.57 into 6 किलोमीटर्स पर आवर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10th में क्या बोला? ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक
that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. 60 डिग्री एंगल पे टर्न होता है तो कितने टर्न्स के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा? 6 टर्न्स के बाद, 660 डिग्री टर्न होके। मतलब क्या बनेगा? हेक्सागन। क्या बनेगा? हेक्सागन। हर 500 मीटर के बाद वो 60 डिग्री टर्न होता है। 500 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 60 डिग्री टर्न हुआ, फिर 500 मीटर ट्रैवल किया, फिर 60 डिग्री टर्न हुआ, फिर 500 मीटर ट्रैवल किया, फिर 60 डिग्री टर्न हुआ, फिर 500 मीटर ट्रैवल किया। हर बार 60 डिग्री टर्न हो रहा है। ठीक है, ये बात सिचुएशन समझ में आती है? आपको क्या बोल रहा है? 500 मीटर्स। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड। पहले थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, ये हो गया। सो थर्ड टर्न पे आपको ये मालूम है हेक्सागन की प्रॉपर्टी, ये जो डायगोनल होता है ये डबल होता है साइड के। सो थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 500 इंटू 2 दैट इज 1000 मीटर्स। ये 500 इंटू 2 हो गया, इसका डबल होता है, ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर्स एट द थर्ड सिक्स्थ टर्न, 1 2 3 4 5 6। सो सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0, क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तीसरा कौन सा है? एट्थ टर्न, 6th 7th 8th। 8th मतलब यहां पे, 8th टर्न मतलब यहां पे, ये वो रिजल्टेंट वाला बन गया कि नहीं बन गया? दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस वाला फॉर्म। तो 6th टर्न पे 8th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, हाफ। आंसर आ गया 500√3 किलोमीटर्स। ठीक है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड इन ईच केस। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना होगा? 1500 मीटर। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 600 मीटर। कितना है? 500 था ना? 2 3 4 5 6, 3000 मीटर्स। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? कितना? 8th टर्न था, 4000 मीटर। क्लियर? समझ में आ गया? ये एग्जाम के लिए काम का क्वेश्चन है। अगले पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे बड़ा इजीली केस स्टडी बन सकती है। 1 2 3 अलग अलग पार्ट्स बन सकते हैं। 11th पे आ जाते हैं। A passenger arriving in a new town wishes to go from station to hotel located 10 km away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi? Average speed हो गया, total distance traveled, distance कितना है? 23 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 28/60, इतना किलोमीटर्स पर आवर। कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 28/60, इतना किलोमीटर्स पर आवर। दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट is not equal to distance. समझ में आ गया यहां तक? 12th, rain is falling vertically with the speed of 30 meters per second. A woman rides a bicycle with the speed of 10 meters per second in north to south direction. ये vertical है। velocity of rain किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ 30 meters per second. woman ride कर रही है bicycle from north to south. इधर मान लिया north, इधर मान लिया south। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वुमेन। इसकी डायरेक्शन क्या है? वो मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर्स पर सेकंड।
आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ये कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन। सो नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन इस तरफ हुआ, ये हो गया VRW। आपको क्या निकालना है? अम्ब्रेला। ये एंगल मान लिया फाइ, ये एंगल हो गया फाइ। tan फाइ कितना हुआ? tan फाइ हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है? 10, 10/30, 1/3। फाइ हो गया tan इनवर्स 1/3 विद वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। इस तरफ साउथ है, ठीक है। आ जाते हैं 13th पे। A man can swim with a speed of 4 kilometers per hour in still water. How long does he take to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 and he makes his strokes normal to the river current? ये हो गया velocity of river 3 kilometers per hour। Man perpendicular जाता है, velocity of man ये है 4 kilometers per hour। ये है 4 kilometers per hour और रिवर है 1 किलोमीटर वाइड, 1000 मीटर्स वाइड या 1 किलोमीटर, सब कुछ उसमें ही है। हाउ फार, वो बात की बात है। पहले टाइम, ये 4 है, ये 3 है, तो ये रिजल्टेंट हुआ। रिजल्टेंट से टाइम नहीं निकलता, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस होता है उसी डायरेक्शन में क्या लेना होता है? स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस कौन सा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वो गया डिस्टेंस, दैट इज 1 किलोमीटर वर्टिकल डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? 4। इतना आवर्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट लगेंगे क्रॉस करने में। उसके बाद बोल रहा है हाउ फार डाउन द रिवर ही गोज। तो आपको ये एक्स डिस्टेंस निकालना है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल स्पीड that is 3 into time 1/4। आंसर आ गया 3/4 किलोमीटर्स या फिर 750 मीटर्स। समझ में आ गया? याद आ गया? जिस डायरेक्शन का रिजल्टेंट नहीं लेते, डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड नहीं लेना होता, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस लेते हो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी होती है। ठीक, आ जाते हैं 14th पे। In a harbor, wind is blowing at a speed of 72 kilometers per hour and a flag on the mast of the river anchored in the harbor flutters along the northeast direction। ये wind की डायरेक्शन दे दी है 72 और ये northeast डायरेक्शन में wind flow कर रही है। If the boat starts moving at a speed of 51 to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? तो flag के पास दो velocities हो गई। एक है आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। यही बोला है। वेलोसिटी ऑफ विंड कहां है? कहां गया नंबर? कौन सा है? विंड इज ब्लोइंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा एंगल होगा? 45 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोला है और स्पीड इसका कितना है? 51। आपको क्या बोला? इन व्हाट डायरेक्शन द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालो। इसको फाइ मान लो। tan फाइ कितना हुआ? b sin थीटा 72 sin 45 अपॉन a प्लस b cos 45। सो 72 अपॉन 51√2 प्लस 72 फाइ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इतना एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ये क्लियर? आ जाते हैं 15th पे।
द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर्स हाई. ये एक लॉन्ग हॉल है, इसकी सीलिंग 25 मीटर्स हाई है. व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 meters per second कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग? 40 meters per second से थ्रो करना है, किसी एंगल पे थ्रो करूंगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाए? 25. Isn't it? सबसे ज्यादा हाइट वो कितनी अटेन कर ले? 25. और मैंने 40 मीटर्स पर सेकेंड से थ्रो कर रहा हूं, तो आपको रेंज निकालनी है. तो पहले थीटा निकाल सकते हो. एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. जी की वैल्यू 9.8 बोला तो नहीं लेना है. क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 25 इंटू 19.6 अपॉन 40 इंटू 40. साइन थीटा कितना हुआ? 5 इंटू 14 अपॉन 40 और एक √10 डिनोमिनेटर में आ गया. 8 4 7 7/4 √10. ठीक. आपको निकालना है रेंज. रेंज कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू कितना? 40. साइन 2 थीटा कितना हुआ? 2. साइन थीटा 7/4 √10. कॉस थीटा निकाल लो. √1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हुआ? √160 माइनस 49 कितना हुआ? 111. √111 बाय √160 मतलब 4 √10. √111 बाय 4 √10 बाय जी यानी 98/10. ये 10 10 10 उड़ गया. 7 ये 14 इंटू 7 ही होता है ना ये. ठीक है. और ये 2 ये 7 खत्म. कैलकुलेशन कर लोगे. लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? आ जाए 16 पे. A cricketer then can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. How far, how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अब आपको ये बोला है कि मैक्सिमम वो 100 मीटर तक फेंक सकता है. ये नहीं बोला कि उस वक्त उसकी मैक्सिमम हाइट कितना है. मैं मैक्सिमम एफर्ट लगा के 100 मीटर्स तक फेंक सकता हूं. अब मैं उसी एफर्ट से जब मेरे को हाइट पे फेंकना है तो वर्टिकली फेंकूंगा ना. सो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना हो गया? 45. सो कितना है वो? 100 हो गया. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. रख लो संभाल के. अब इफ विथ सेम एफर्ट he throws the ball vertically, तो हाइट कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर बाई जी कितना है? 100/2. आंसर कितना हो गया? 50 मीटर्स. ठीक है. आ जाओ 17th पे. A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. ठीक है. इसको आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल पे गोल घुमा रहे हो, स्ट्रिंग के साथ बांध के. 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, मतलब ओमेगा कितना हुआ? 14 इंटू 2 पाई बाई 25. सो 28 पाई बाई 25 रेडियंस पर सेकेंड. ये ओमेगा हो गया. What is the magnitude of direction of acceleration? Acceleration सेंट्रीपिटल होगी. R ओमेगा स्क्वायर. R कितना है? 80/100. इतना मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एंड डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड्स.
सेंट्रीपिटल होगी ना, सिर्फ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होती है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometers per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. Centripetal acceleration कितना होगा? v square by r. v कितना है? 900 kilometers per hour. So 900 into 5 by 18. इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना? 1000। जान के कर रहा हूं मैं मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि मुझे किसके साथ कंपेयर करने को बोल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में हमें वैल्यू पता है, तो यहां पे हम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे। 18 पंजे 50, ये हो गया 250, 250 इंटू 250 अपॉन 1000, 4, ये हो गया 125 बाई 2, 125 बाई 2 हो गया 60, 125 बाई 2 62.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8। ये रेशियो निकालना है सिर्फ, ठीक है, कंपैरिजन मतलब रेशियो निकालना। आ जाओ 19th पे। रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट्स ट्रू फॉल्स। ए पार्ट, the net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius to the center. No. False. If motion is non-uniform circular, then both centripetal and tangential acceleration act, दोनों तब एक्ट करती हैं। ठीक है, तो सिर्फ से अगर बोला होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब सही था ये, क्योंकि तब क्या हो जाता? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बी पार्ट, the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. Yes, true. सी पार्ट, अच्छा इसका रीजन क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। क्यों होगा? रीजन बताओ, आप बताओ रीजन। वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट क्यों होगा? अच्छा, किसने बोला सर्कुलर पाथ है? स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी होगा तब तो डायरेक्शन सेम रहेगी, बट तब भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज मोमेंटम विच इज अलोंग द टेंजेंट। C part, acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector. Uniform circular motion बोला, yes, true. Uniform circular motion बोला, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, हर एक को दूसरा क्या करेगा? कैंसिल आउट। So since motion is a uniform circular motion, uniform circular motion, in uniform circular motion acceleration is always along radius towards center. Therefore, average acceleration in complete circle will be 0, because individual accelerations cancel out in pairs. जब गोल घूमेगा, ये इधर है, इधर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गई,
ये और ये कैंसिल आउट हो गई, ये और ये कैंसिल आउट हो गई, सबका सम करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजिशन वेक्टर कितना है? 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। t is in second proper units. v and a of the particle, velocity क्या होगा? dr by dt, डिफरेंशिएट करो 3 आई कैप माइनस 4t j कैप, 4k कैप का क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया? dv by dt, दोबारा डिफरेंशिएट माइनस 4j कैप। इसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स 3 आई कैप माइनस 8 j कैप। मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 64 रूट 73 यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन tan phi माइनस 8/3, फाइ हो गया tan इनवर्स माइनस 8/3। समझ में आ गई बात? नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 21 पे। ध्यान दीजिए, क्या बोला आपको 21 में? 21 में आपको बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाटा सेपरेट कीजिए विद द वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप, u अलोंग y एक्सिस है 10, u अलोंग x एक्सिस कितना है? 0। 8i प्लस 2j आपको एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस हो गया 8, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हो गया 2। At what time is x coordinate of the particle? 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस 16 मीटर, आपको टाइम निकालना है। तो sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux अब आपको 0 दिया है, ax आपको 8 दिया हुआ है, sx आपको 16 दिया हुआ है, t आ गया 2 सेकेंड्स। What is the y coordinate of the particle at that time? sy is equal to uyt प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। एस वाई हो गया पोजिशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इज इक्वल टू यू बाई टी 10 इंटू 2 प्लस हाफ 2 इंटू 2 स्क्वायर, सो 24। वाई टी आ गया 24, क्योंकि वाई एट स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है? 0। तो पोजीशन क्या हो गई? 24 मीटर। बी पार्ट, व्हाट इज द स्पीड एट दैट टाइम? vx और vy दोनों निकालोगे। vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ux दिया यहां पे 0, ax की वैल्यू 8, टाइम की वैल्यू 2, vx हो गया 16 मीटर्स पर सेकेंड। vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, uy कितना है? 10, ay कितना है? 2, टाइम कितना है? 2, ये आ गया 14 मीटर्स पर सेकेंड। नेट स्पीड कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आ गया 21 तक? आ जाए 22। 22 क्या कह रहा है? I cap j cap are unit vector along x and y respectively. What is the magnitude and direction of I plus j and I minus j? पहले इसको मैंने a वेक्टर बोल दिया, I plus j। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो गया? √2। tan phi कितना हो गया? 1। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री विद x एक्सिस। दूसरा b वेक्टर दिया है I माइनस j, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हुआ? फिर से √2। tan phi कितना हुआ? -1। phi कितना हो गया? -π/4 विद x एक्सिस, नीचे की तरफ हो गया। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, x एक्सिस के साथ -45, x एक्सिस के साथ -45। आगे बोल रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, कंपोनेंट ऑफ, नाम तो नहीं दिया उसने, ए बोला है, तो इसको हमें ए नहीं लेना चाहिए, फिर इसको हमें नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ए उसने क्वेश्चन में कुछ और यूज किया है। मैं एक काम करते हैं, इसको पी और क्यू ले लेते हैं।
P वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड। अब आपको कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? A वेक्टर डॉट P यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय P यूनिट वेक्टर, A वेक्टर डॉट P यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय P यूनिट वेक्टर। पहले A वेक्टर कितना है? A वेक्टर है 2i प्लस 3j। अब P का यूनिट वेक्टर कितना हो गया? P का यूनिट वेक्टर हो गया i बाय रूट टू प्लस j बाय रूट टू। Q का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? i बाय रूट टू माइनस j बाय रूट टू। वैल्यू डालो, A वेक्टर डॉट P यूनिट वेक्टर हो गया 5 बाय रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू आई कैप प्लस 1 बाय रूट टू जे कैप। सॉल्व करेंगे 5 बाय टू आई कैप प्लस 5 बाय टू जे कैप। मानते हो सारे? इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ Q, वो कितना हुआ? A वेक्टर डॉट Q यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय Q यूनिट वेक्टर। डॉट कीजिए, 2 बाय रूट टू माइनस 3 बाय रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू आई कैप माइनस 1 बाय रूट टू जे कैप। सॉल्व करेंगे माइनस हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप। क्या ये सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट 23rd 23rd में क्या कह रहा है? फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? V एवरेज इज हाफ V1 प्लस V2 फॉल्स। क्यों? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 थोड़ी ना होती है। वो सिर्फ कब होती है? कब होती है? जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। इट इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जनरल नहीं हो सकता। अगला, V एवरेज इज चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन, B हो गया ट्रू। होगा कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन। अगला, V इज इक्वल टू U प्लस 80, ये भी फॉल्स। इसका भी सेम रीजन, ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पोजिशन वेक्टर माइनस पोजिशन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये भी फॉल्स। ये भी सिर्फ कब वैलिड होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ट्रू। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक आ जाते हैं 24 पे। 24 एंड 25। 24, read statements below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. A scalar quantity is one that is conserved in a process. बताइए, scalar quantity is conserved in a process, can never take negative values, must be dimensionless, does not vary from one point to another in space, has the same value for observer with different orientations or axis. बताइए कौन सा गलत है? 100% कौन सा गलत है? बी भी गलत है। स्केलर में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। बी भी गलत है, सी भी गलत है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बिल्कुल सही। इट डज नॉट वेरी। मस्ट बी डायमेंशनलेस, can never take negative values. It can take negative values. टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है ना? टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, स्केलर नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें गलत कौन सी हो गई? पहला ए सही है। इट्स कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस क्या मतलब हुआ इसका? कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस मतलब टोटल इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल। ठीक है, तो स्केलर कंजर्व्ड रहेगा? स्केलर कंजर्व्ड रहेगा? बिल्कुल नहीं। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन को तुम ये क्यों सोच रहे हो कि वो चेंज नहीं हो रहा? वो तो तुम इसकी बात करोगे ना,
कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, एक मिनट, डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, वो चीज हुई। कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि हमेशा सेम रहेगा। मेरे पास जेब में 3 पेन है, हमेशा 3 ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। सो कंजर्व्ड वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, ये भी गलत हो गया। इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये भी गलत हो गया। डायमेंशनलेस नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फॉल्स या ट्रू? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सोचो, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन स्पेस। डिपेंड करता है ना आप किसकी बात कर रहे हो, डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हो। वेग क्वेश्चन है ये भी। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस मतलब, मैं जैसे भाई साहब ने एग्जांपल लिया टेम्परेचर वाला, इधर टेम्परेचर 27 डिग्री है, साथ वाले कमरे में एसी चलाया हुआ 30 डिग्री, वहां पे 15 डिग्री है, वेरी कर रहा है फ्रॉम स्पेस वन पॉइंट टू अनदर। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि टोटल क्वांटिटी, वो अगर उसी एक ही चीज की बात आप कर रहे हो तब वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये गलत हो गया। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स, ये सही है। मैं देखूं, तू देखे, ये देखे, सब बराबर। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसकी रीजनिंग कर लोगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 25th। An aircraft is flying at a height of 3400 meters above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of aircraft? ये assumption माननी है आपको, given होना चाहिए वैसे, कि ये इधर से इधर तक टोटल 30 डिग्री है, तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। कितना बोला? एयरक्राफ्ट 3400 मीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है। एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट 10 सेकंड्स अपार्ट इज 30 डिग्रीज। 10 सेकंड्स अपार्ट, तो v स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो 10v डिस्टेंस हो गया ये, तो ये हुआ 5v। सो ये 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इज 5v अपॉन 3400। tan 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 60 माइनस 45, √3 माइनस 1, ठीक है। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज 5v बाई 3400। क्या आप v कैलकुलेट कर सकते हो? समझ में आ गई बात? किया हुआ ये भी क्वेश्चन पहले। आ जाते हैं नेक्स्ट, 26th। A vector has magnitude and direction. Does it have a location in space? Can it vary with time? Will two equal vectors A and B at different locations in space necessarily have identical physical effects? Give examples. ये फजूल है क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, बट करो, सोचो, काफी चीजें दिमाग में आती है। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस? कोऑर्डिनेट्स, फिक्स लोकेशंस होगी, फिक्स लोकेशन होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए आप वेक्टर को कहीं पे भी ले जा सकते हो, फिक्स लोकेशन नहीं होगी। डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस? नो फिक्स लोकेशन। कैन इट वेरी विद टाइम? डिपेंड्स, डिपेंड्स कौन सा वेक्टर है, it can vary. So it's a vague question again. Will two equal vectors A and B be at different locations in space necessarily have identical physical effects? Will two equal vectors A and B at different locations in space, equal vectors है तो सब कुछ सेम होगा, have in space necessarily have identical physical effects? प्रैक्टिकली जो चीज हो रही है, मैंने चपाटा मारा किसी को, फिजिकल इफेक्ट सेम होगा? इधर मारूं या दूसरा रूम में मारूं, डिपेंड करता है किसको मारा। सुन ले, फोर्स आपने अप्लाई की, सेम फोर्स अप्लाई की दो अलग अलग बॉडीज पे, सेम इफेक्ट मिलेगा आपको। एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट होगी।
नहीं नहीं, मैं तेरे को इधर मारूंगा फिर उधर ले जाके थोड़ी ना मारूंगा, वहां पे जो बच्चा बैठा होगा उसको पेलूंगा ना, ठीक है? बात समझ में आई? सो नो, इसके एग्जांपल्स दे सकते हो आप? समझ में आ गई बात? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी फोर्स वाला एग्जाम्पल दिया वो आप दे सकते हो। फजूला क्वेश्चन अगेन। A vector has both magnitude and direction. Does it mean that anything that has magnitude and direction necessarily a vector? आंसर क्या होगा? No. For example, electric current. इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, but still it is not a vector because it does not follow laws of vector addition. It does not follow laws of vector addition. The rotation of body can be specified by the direction of the axis of rotation and the angle of rotation about the axis. Does that make rotation a vector? सोचो सोचो, क्या बोला? बोलिए बेटा, यस या नो? नो। अगर आप रोटेशन स्मॉल एंगल कंसिडर करते हो, इफ यू कंसिडर स्मॉल एंगल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल्स, then you may take it as a vector, otherwise नहीं। रोटेशन है, अब उसको वेक्टर नहीं ले सकते। डिस्प्लेसमेंट कब होगा उसके बराबर? जब आप एंगल को क्या लोगे? छोटा लोगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, न्यूमेरिकल्स। कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद द लेंथ ऑफ द वायर बेंट इनटू अ लूप, अ प्लेन एरिया, अ स्फीयर? बताइए, कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद लेंथ ऑफ द वायर बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ लूप? गोल बना रहे हो आप, क्या आप गोले को वेक्टर मान सकते हो? क्या आप गोले को वेक्टर मान सकते हो? नहीं मान सकते। गोलू गोलू को वेक्टर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, वो क्या है? सर्कल में है, तो आप उसको वेक्टर नहीं मान सकते। दूसरे को मान सकते हो, एरिया को। एरिया को अभी नहीं समझ में आएगा आपको, मान सकते हो, कक्षा 12 में मानोगे। एरिया को यस है, एरिया वेक्टर आप पढ़ोगे क्लास 12 में। स्फीयर को नो है, और इसको भी नो है। ओ, लेंथ ऑफ द वायर था, सॉरी। अ प्लेन एरिया, वो नो, ठीक है, इसको नो है। एरिया को मान सकते हो, स्फीयर नहीं है और लूप नहीं है, ठीक है? ये वाला 12th में पढ़ोगे। आगे हमारा मेन क्वेश्चंस में 29। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometers away. एक बुलेट आपने फायर की 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, धड़ाम करके नीचे गिरी 3 किलोमीटर दूर। Adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 kilometers away? 5 किलोमीटर दूर टारगेट को आप हिट कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज निकालना पड़ेगा उसके लिए। पहले यहां पे थीटा दिया है, रेंज पता है, आप यू निकाल लो। रेंज कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय गधा। तो यू स्क्वायर आ गया रेंज, यानी 3000 इंटू जी बाय साइन 60। साइन 60 √3/2 रख लो संभाल के। अब मैक्सिमम रेंज कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। जब एंगल कितना हो गया? साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी हो गई? 6000/√3। मैं क्यों कैलकुलेट करूं यहीं पे पागलों की तरह? यू स्क्वायर बाई जी कितना हुआ? 6000/√3। रैशनलाइज करो, 2000√3 मतलब 2000 इंटू 1.732, 17×34 किलोमीटर मीटर, मतलब 3.464 किलोमीटर, विच इज लेस देन 5000 या 5 किलोमीटर। देयरफॉर
वी कैनॉट हिट टारगेट एट 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर के टारगेट को आप हिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया यहां तक? मैक्सिमम 3.464 है। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 30 कह रहा है अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फाइटर प्लेन flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometers with a speed of 720 kilometers per hour passes directly over an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with a muzzle speed of 600 to hit the plane? ये हवाई जहाज है, उड़ रहा है, ये रही गन, ये इसको फायर करती है, डुश, ये आगे जाता है, ये टकरा जाता है, डुश, बूम। ठीक है? वर्टिकल के साथ आपको एंगल निकालना है। ये 600 मीटर्स पर सेकंड से उड़ रहा है, फायर करता है, और एयरक्राफ्ट जो मूव कर रहा है वो कितना कर रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर मतलब 200 मीटर्स पर सेकंड। इसकी स्पीड हो गई 720 किलोमीटर पर आवर मतलब 200 मीटर्स पर सेकंड, और ये है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे। यहां तक कोई शक किसी को? अब मान लिया टी टाइम में वो मूव करता, टी टाइम में हिट करता है। So, for shell to hit aircraft, horizontal distance सेम होना चाहिए। इसका horizontal, ये थीटा निकालना है आपको। इसका ux कितना हो गया? इसका ux कितना हो गया? u sin। So, displacement along x axis कितना होना चाहिए? 200t। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मानते हो? मानते हो? और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 200t के। एक इक्वेशन ये बनी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1500 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1500 मीटर, एस वाई कितना होता है? यू बाई टी 600 कॉस थीटा इंटू टी। एक मिनट, ए वाई मैंने जी क्यों ले लिया? एक्स है ना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो गया 0 इज इक्वल टू 200 टी। यहां से टी टी कट गया, आपके पास साइन थीटा कितना आ गया? 1/3। थीटा कितना हुआ? साइन इनवर्स 1/3। वर्टिकल के साथ इतना एंगल हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने गलती से जी ले लिया था यहां पे। क्लियर है? सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स कितना हो गया? यू साइन थीटा इंटू टी। ए एक्स क्या है? 0, और ये कितना है इसका? 200t। बराबर कर दो, आंसर आ गया। आगे क्या बोला? एट व्हाट मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड बीइंग हिट? क्या करोगे? मैक्सिमम हाइट निकालोगे। मैक्सिमम हाइट से ज्यादा वो होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट निकाल रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर कितना है? 600 बाई 2g को थोड़ी देर के लिए 10 ले लेता हूं, कितना हुआ? 18,000 मीटर मतलब 18 किलोमीटर। So he must fly above 18 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? आ जाओ अगले पे। ये एग्जाम के लिए फिर बोल रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 कह रहा है अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड, द रेडियस of radius 80, he applies brakes and reduces his speed at a constant rate of 0.5 meters per second every second. ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 0.5 meters per second every second मतलब 0.5 meters per second square। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 0.5 meters per second square। ये सर्कुलर टर्न आ रहा है, तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगी। वो अगर आगे जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे होगी, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होगी। सेंट्रीपिटल हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। v कितना है? 27
इंटू 5/18 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस है 80 मीटर्स। 15/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, सेंट्रीपिटल पता है, आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। 0.5 का स्क्वायर प्लस 15/2 नहीं 2 to 5 बाय 4 8 चौक 32 इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे। और एंगल के लिए ये डायग्राम बना दो। किसके साथ, किसी के साथ भी एंगल ले लो। सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ आप एंगल लेते हो तो tan phi कितना हुआ, सेंट्रीपिटल बाय टेंजेंशियल। वैल्यू डालो, आंसर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है? शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। B shows that the projection angle theta naught for a projectile launched from origin is given by this. Shows that नहीं होगा, ठीक है। Where the symbols have their usual meaning. सामने देखो, height to ground projectile के लिए आपको करना है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी और एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का एंगल निकालना, वेलोसिटी का एज एन एंगल निकालना है। डाटा सेपरेशन करो। पहले आपने एंगल पे थ्रो किया u वेलोसिटी से, जो उसने वो लिया u नहीं v0 ले लो, क्योंकि उसने जो रोटेशंस यूज किए आप वो नोटेशंस यूज करो। v0 उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, v0 x v0 y। आपको निकालना है शो दैट द प्रोजेक्शन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। किसी भी मोमेंट पे, t टाइम पे v x इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो v अलोंग x एक्सिस आ गया v0 x, v अलोंग y एक्सिस हो गया u माइनस gt। यस और नो? ये हो गया v अलोंग y एक्सिस। v इज इक्वल टू u प्लस at। a को क्या ले लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं। अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, सो किसी भी मोमेंट पे tan phi, या इसको पहले ऐसे लिखो, वेलोसिटी वेक्टर इज vx i कैप प्लस vy j कैप, और tan phi कितना हो जाएगा, vy बाय vx, मतलब v0 y माइनस gt अपॉन v0 x। ये आ गया आपके पास tan phi, जो उसकी नोटेशन है उसके हिसाब से। ठीक, shows that the projection angle theta naught इनिशियल ले रहा है, for the projectile launched from the origin is given by this hm, maximum height। hm हो गया maximum height। for maximum height, at maximum height vy कितना हो जाता है, जीरो। vy कितना हो जाता है, जीरो। एक मिनट, उसकी जरूरत नहीं है, हाइट और रेंज के फॉर्मूलाज लगाने। मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है बताओ, v स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी बाई 2g। नोटेशंस यही यूज करना। और रेंज कितना हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। दोनों को डिवाइड करो आपके पास, या दोनों से v0 को एलिमिनेट कर दो। इधर से v0 स्क्वायर बाई g की वैल्यू आ गई 2hm बाई साइन स्क्वायर थीटा नॉट। इधर से v0 स्क्वायर बाई g की वैल्यू आ गई r अपॉन साइन 2 थीटा नॉट। फ्रॉम 1 and 2 2hm
by sin square theta naught is r upon 2 sin theta naught cos theta naught. sin theta naught कट गया, आपके पास आया tan theta naught 4hm by r. आपको थीटा नॉट निकालना है, tan इनवर्स 4hm by r. समझ में आ गया? खत्म हो गए? ये थे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस. घर पे जो जो अभी आपने लिखे नहीं किए, जो जो अभी सिर्फ देखे हैं, घर पे जाके प्लीज कंप्लीट कीजिए, अपने हाथ से सारे कीजिए. थैंक यू वेरी मच.